तो बच्चों, कल हम लोगों ने अल्क लिखने सीखा था और आज उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग उसके सफिक्स और प्रीफिक्स को सीखेंगे। तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें होती है जिसे हमें याद रखना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसे हमें सीखना पड़ता है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स जो कार्बनिक यौगिक के नामकरण का एक भाग है, उसमें आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स याद रखना पड़ेगा। अतः जो बोर्ड पर आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है उसे आप नोट कर लें और प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसको लिखने के लिए बताऊंगा। तो आज के क्लास में हम लोगों का सफिक्स और प्रीफिक्स पर फोकस होगा। तो आइए आज के क्लास को देखें। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसको आप हिंदी में क्रियाशील समूह कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप को क्रियाशील समूह कहा जाता है। ये हिंदी में आप इसको क्रियाशील समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम गौर से समझेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सेकेंडरी सफिक्स जिसको आप द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, मतलब इसको पीछे जोड़ना है, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में भी विशेष चर्चा होगी। और इसी प्रकार से जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है जिसको आप द्वितीयक पूर्वलग्न कहते हो, तो इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा होगी। तो यहाँ से आप गौर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड SO3H, इसका सेकेंडरी सफिक्स हो गया सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल, और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है। इसी प्रकार से आगे आप बढ़ते जाइए। सिंगल बॉन्ड COOH, इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक, ओइक एसिड मतलब ओइक अम्ल, और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बोक्सी, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बोक्सी। आगे आइए। सिंगल बॉन्ड CO.O.CO, ये इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं, जहाँ पर भी आपको क्रॉस दिख रहा है इसका अर्थ उसका नहीं होता है। आइए, सिंगल बॉन्ड COOR, सेकेंडरी सफिक्स OH, सेकेंडरी सफिक्स OH, और सेकेंडरी प्रीफिक्स पर आ जाइएगा तो एल्किल कार्बोनाइल, एल्किल कार्बोनाइल, एल्किल कार्बोनाइल। इसी प्रकार से आप आगे बढ़े। सिंगल बॉन्ड COCl, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, और इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स को दो ढंग से बोला जाता है, एक क्लोरो कार्बोनाइल और दूसरा क्लोरोफॉर्माइल। तो दोनों नाम से आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से आ जाइए। सिंगल बॉन्ड CONH2, इसका सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, और इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आइएगा
तो कार्बोमाइल, कार्बोमाइल। सेकेंडरी कार्बोमाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स, या आप इसको कार्बोक्स एमिडो कह सकते हैं, आप इसको कार्बोक्स एमिडो बोल सकते हैं। इसी प्रकार से NC, इसी प्रकार से NC, और NC को आप सेकेंडरी सफिक्स इसका आइसोनाइट्राइल या कार्बिल एमाइन ये कह सकते हैं, और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स आप यूज नहीं करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़िए, SH सेकेंडरी सफिक्स थायोल, सेकेंडरी सफिक्स थायोल, और सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका मरकेप्टो, मरकेप्टो या सल्फायल, या सल्फायल बोलते हैं। और ये जो OR है इसका सेकेंडरी सफिक्स, ये जो NO है इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है, और इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखिएगा तो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी OR का हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, और NO का हो गया नाइट्रोसो, NO का हो गया नाइट्रोसो। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से आपको इसमें मुलाकात होगा, ये मिलते रहेंगे आपको, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कुछ मुख्य फंक्शनल ग्रुप है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसी प्रकार से आपको मान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप आ गया CHO, तो फंक्शनल ग्रुप CHO आ गया, तो इसको आप सेकेंडरी प्रीफिक्स में जैसे लेते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका लीजिएगा तो हो जाएगा फॉर्माइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका हो जाएगा फॉर्माइल, जबकि सफिक्स हो जाएगा इसका अल, सफिक्स हो जाएगा अल। इसी प्रकार से और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आप ले सकते हैं, जैसे OH, तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी, और सेकेंडरी सफिक्स पे आइएगा तो ऑल, सेकेंडरी सफिक्स पे आइएगा तो ऑल। इसी प्रकार से और अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो CO, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लीजिएगा तो हो जाएगा कीटो, सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका हो जाएगा कीटो, या आप बोल सकते हैं इसको ऑक्सो, मतलब ऑक्सो या कीटो। लेकिन यहाँ आ जाइएगा सफिक्स पे तो हो जाएगा ऑन। इसी प्रकार से अगर आप NH2 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एमी, ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स लीजिएगा तो एमिनो, और सेकेंडरी सफिक्स आप लेते हैं तो ये हो जाएगा एमीन। और कंपाउंड का नाम आप जैसे जैसे आगे बढ़ के पढ़ते जाइएगा तो ये सब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा, चाहे किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस सेकेंडरी प्रीफिक्स और इस सेकेंडरी सफिक्स को आप पढ़ के बैठें, तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप अपने से इसको लिख भी सकते हैं, आप अपने से इसको लिख भी सकते हैं। तो इन 3 शब्दों का विस्तृत विश्लेषण होगा, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया है कि हम लोग बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम फर्स्ट ईयर को या अन्य क्लास को देख रहे हैं। अतः अल्क के बाद हम लोगों का पहला चर्चा, पहला फोकस चल जाएगा प्राइमरी सफिक्स पर,
सफिक्स दो प्रकार का हुआ। सेकेंडरी सफिक्स अभी आपने देखा था, परिभाषा भी उसका समय के साथ दिया जाएगा। तो प्राइमरी सफिक्स पर तो पहले फोकस करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में ये भी निश्चित रूप से आएगा प्राइमरी सफिक्स, इस पर पूर्णतः फोकस होगा। अतः सभी बात का आप ध्यान रखेंगे। प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, आज इस पर फोकस किया जाए। प्राथमिक अनुलग्न पर ये क्या करता है? प्राथमिक अनुलग्न का क्या काम? इसका काम है कि जो कार्बनिक यौगिक आप पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ते हैं, तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो पेरेंट चेन होता है, जो पैतृक श्रृंखला होती है, पेरेंट चेन, पैतृक श्रृंखला, इसका भी आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। पेरेंट चेन, जिसको शॉर्ट में आप पीसी बोलते हैं, इसका भी विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बगैर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो पेरेंट चेन रहता है, तो पेरेंट चेन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंध, जो बॉन्ड रहता है, कार्बन परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति को व्यक्त करता है। नेचर ऑफ बॉन्ड को ये व्यक्त करता है, बंध की प्रकृति को व्यक्त करता है। इसका मुख्य काम यही है, बंध की प्रकृति को व्यक्त करता है। तो प्राथमिक अनुलग्न जब आएगा, प्राइमरी सफिक्स जब आएगा, तो प्राइमरी सफिक्स का काम होगा कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें जो पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन में जो कार्बन कार्बन परमाणु होगा, तो उस कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कैसा बंध है, क्या सिंगल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड है, क्या ट्रिपल बॉन्ड है। आप ये भी कह सकते हैं कि अर्थात उसके संतृप्तता, सैचुरेशन जिसको आप बोलते हैं, अर्थात उसके संतृप्तता और असंतृप्तता को यह व्यक्त करता है। अर्थात उसके संतृप्तता और असंतृप्तता को व्यक्त करता है। तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है, तो प्राइमरी सफिक्स का मुख्य काम हो गया कि कार्बनिक यौगिक में जो पेरेंट चेन रहेगा और पेरेंट चेन में जो कार्बन परमाणु के बीच बॉन्ड रहेगा, तो बॉन्ड कैसा है, क्या सैचुरेशन है, क्या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन परमाणु के बीच में या डबल बॉन्ड है, उसको व्यक्त करना प्राइमरी सफिक्स का काम होता है। तो प्राइमरी सफिक्स में आप निश्चित रूप से गौर करेंगे कि किस प्रकार का बॉन्ड कार्बन परमाणु के बीच में है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सफिक्स is the suffix, primary suffix is the suffix which shows the nature of bond। ये चीज आपको फोकस करना, नेचर ऑफ बॉन्ड को ये शो करता है। we show the nature of bond between कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड को शो करता है। तो प्राइमरी सफिक्स इज द सफिक्स विच शोज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, बाद में हम इसको पीसी ही अक्सर बोलेंगे, इन पेरेंट चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स
प्राइमरी सफिक्स इज द सफिक्स which shows the nature of bond between carbon atoms in parent chain of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स का काम जो है, प्राथमिक अनुलग्न का काम होगा कि ये नेचर ऑफ बॉन्ड को व्यक्त करेगा। तो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सेचुरेशन, ये हो गया सेचुरेशन, ये हो गया संतृप्तता, ये हो गया संतृप्त। तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी सफिक्स अगर हमको लिखने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे एन। ये एन हो गया प्राइमरी सफिक्स। इसका मतलब है कि अगर आप कहीं भी प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो प्राइमरी सफिक्स आप एन यूज कीजिएगा। तो प्राइमरी सफिक्स आपको एन यूज करना है कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड। और ये जान लीजिए कि ये संतृप्तता को व्यक्त करता है, ये सेचुरेशन को व्यक्त करता है। और इस कार्बन कार्बन के बीच कितना भी संख्या में बॉन्ड हो, 2 जगह हो, 5 जगह हो, 50 जगह हो, 500 जगह हो, आप एन ही लिखते हैं। इसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। कल के स्पेलिंग में न्यूमेरिकल में मिस हुआ था और यहाँ पर बी आ गया था, तो न्यूमेरिकल का ये सही स्पेलिंग है, जिसको आप शुद्ध हिंदी में आंकिक बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल का स्पेलिंग है। तो बच्चों इसको स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना है। न्यूमेरिकल कल के स्पेलिंग में यहाँ पर बी आ गया था, वो बी गलत है। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल का स्पेलिंग है जिसको आप आंकिक बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का प्रयोग इसमें नहीं होता है। मतलब 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, जो कल आपने सीखा था। अगर सिंगल बॉन्ड की संख्या कितना भी रहेगा तो उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब नहीं लगेगा। तो ये सेचुरेशन को व्यक्त करता है। थोड़ा सा आप आइए, अगर कार्बन कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड देखते हैं तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अगर डबल बॉन्ड देखते हैं तो ये हो गया अनसेचुरेशन, ये हो गया अनसेचुरेशन, ये हो गया असंतृप्त, ये हो गया असंतृप्त। और इसके लिए आप जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं वो हो गया इन। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर हो गया इन, इसके लिए प्राइमरी सफिक्स आप इन यूज करते हैं। हाँ, इसकी संख्या अगर 2 हो जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसकी संख्या अगर 2 हो जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या अगर 2 हो जाए, तब आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इसमें लगाइएगा। तो कल के बात को याद कीजिए कि इन तो है, इन तो लगेगा, प्राइमरी सफिक्स है, डबल बॉन्ड है, इन तो लगेगा। लेकिन अगर 2 है तो डाई लग जाएगा, डाइन हो गया। इसी प्रकार से हो सकता है कि 3 रहे। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जो आपने सीखा है उसका आप यूज कीजिए यहाँ पर। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है और इसकी संख्या 3 है तो आप क्या यूज करते थे, ट्राई, और ट्राई में लगा दीजिए इन, ट्राइन। इसी प्रकार से आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड की संख्या, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड की संख्या अगर 5 है, 4 है, तो 4 के लिए आपने सीखा है टेट्रा, तो टेट्रा में लगा दिया इन। इसी प्रकार से 5 गो है तो आपने लगा दिया पेंटा, तो पेंटा में आपने क्या जोड़ दिया, इन। तो ये इसका प्राइमरी सफिक्स हुआ। इसी प्रकार से अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी रहता, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी रहता तो भी होता अनसेचुरेशन, तो भी होता असंतृप्तता, और उसमें आप लोग यूज करते आइन। तो उसके लिए
हम लोग यूज करते आइन, YNE, आइन यूज करते, तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आइन। हो सकता है कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं, इसकी संख्या 2 हो जाए। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी संख्या 2 हो जाए। तो सेम बात, आप वही चीज़ लेकर के चल रहे हैं। 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, लेकिन कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन इसमें लगा देते हैं, आप आइन इसमें लगा देते हैं। तो ये आपने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखा। तो इससे आप प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, इससे आप प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया। इसकी संख्या को देख करके आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जैसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आप इसके आगे लगा देते हैं। तो बच्चों ये दिमाग में रखना है कि जैसे हमने अल्क सीखा, अल्क को लिखने के लिए सीखा, मतलब कि हम लोगों ने वर्ड रूट को लिखने के लिए सीखा। तो वर्ड रूट आपको बताया गया था बेसिक यूनिट है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम लोगों ने प्राइमरी सफिक्स को सीखा। तो प्राइमरी सफिक्स के बगैर भी आप नाम नहीं लिखते हैं, ये भी आपको नाम लिखना ही पड़ेगा। मतलब कितना भी छोटा कंपाउंड का नाम हो, कितना भी छोटा कंपाउंड का नाम हो, अल्क और प्राइमरी सफिक्स आपको पड़ेगा ही, इसका काम आपको पड़ेगा ही। अतः प्राइमरी सफिक्स और अल्क को आप निश्चित रूप से फोकस कर लेंगे। इसके बाद जो इसके साथ जुड़ता है वो सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है। प्राइमरी सफिक्स में जो जुड़ता है वो सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है। अब मान लीजिए सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है तो सेकेंडरी सफिक्स पर भी हम लोग फोकस करेंगे। अब जो 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, जो छोटा नाम लिखने वाला है, तो छोटा नाम जब भी इसका लिखा जाएगा तो सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा। क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स का क्या काम है, सेकेंडरी सफिक्स का क्या काम है, छोटा नाम में भी इसका जरूरी पड़ेगा। द्वितीयक अनुलग्न, इसका क्या काम है? ई क्या करता है, जो आपका कार्बनिक यौगिक है, जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है तब तक सेकेंडरी सफिक्स नहीं आता है। उसी फंक्शनल ग्रुप का अभी आपको हम चर्चा कर रहे थे, और फंक्शनल ग्रुप को परिभाषित भी किया जाएगा, उसको इन डिटेल बताया भी जाएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स पर थोड़ा सा फोकस अभी करते हैं छोटे नाम के लिए। पहले सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न, कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप जो क्रियाशील समूह होता है, कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप मतलब जो क्रियाशील समूह होता है, जो क्रियाशील समूह होता है, कार्बनिक यौगिक का नाम आप लिखिएगा तो कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति, फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति को व्यक्त करना इसका काम होता है। कि फंक्शनल ग्रुप के नेचर को आप बताइए। कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति को व्यक्त करने वाले सफिक्स, व्यक्त करने वाले सफिक्स को सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण उसके फंक्शनल ग्रुप पर ही निर्भर करता है। इसलिए फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बनिक यौगिक का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। तो कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति को व्यक्त करने वाले सफिक्स को सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप की, जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तब तक सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। कहने का सेंस ये है कि सेकेंडरी सफिक्स जिसको आप द्वितीयक अनुलग्न बोलते हैं,
जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तब तक ये नहीं आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप को देख करके आपको जो फंक्शनल ग्रुप अभी लिखा गया था उसके बदले में सेकेंडरी सफिक्स दिया गया था, उसको आप निश्चित रूप से याद रखें सेकेंडरी सफिक्स को, और समय पड़ने पर जिस प्रकार का आपको कंपाउंड रहे उसके हिसाब से आप सेकेंडरी सफिक्स लगाएं। इसका मतलब है कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो सेकेंडरी सफिक्स, ये जो सेकेंडरी सफिक्स इज द सफिक्स, टाइप हुआ सफिक्स का, इज द सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज आल्सो द सफिक्स विच शोज, जो क्या दिखलाता है, जो क्या प्रदर्शित करता है, विच शोज द नेचर, ये भी नेचर को बतलाएगा, विच शोज द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका काम है कि आप जो फंक्शनल ग्रुप है उसके नेचर को बताइए। तो सेकेंडरी सफिक्स इज द सफिक्स विच शोज द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप present in organic compound, present in organic compound। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला है उसमें किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, इसको आपको देखना पड़ता है। तो वर्ड रूट या अल्क के बाद आप प्राइमरी सफिक्स पे फोकस करते हैं, और प्राइमरी सफिक्स के बाद आप सेकेंडरी प्रीफिक्स पे फोकस करते हैं। तो अल्क, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसके पहले प्रीफिक्स का प्रयोग होता है। तो प्रीफिक्स का इन डिटेल हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। पहले थोड़ा सा इस पर और जो कुछ रूल है इससे रिलेटेड कि कैसे इसके साथ इसको अटैच करना है, क्या कहाँ पर जोड़ते हैं, क्या किसको हटाते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो अल्क आपने कल सीखा था, आज आपने थोड़ा सा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को देखा है। तो आपको ये पता है कि अल्क में प्राइमरी सफिक्स जुटेगा, अल्क में प्राइमरी सफिक्स जुटेगा। अब अल्क आपने देखा है कल, और अल्क में जब आप प्राइमरी सफिक्स जोड़िएगा तो आप ये गौर कर लीजिएगा कि प्राइमरी सफिक्स का जो शुरुआत है वो किससे हुआ है। प्राइमरी सफिक्स अभी आपने देखा एन, देखा इन, देखा आइन, देखिए ये सभी वॉवेल हो गए, ये सभी वॉवेल हो गए। तो ये सेमी वॉवेल है, ये सभी वॉवेल हो गए। लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इसमें आ जाएगा, जैसे कि डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ये सब जब आएगा तो आप इसको देखिए कॉन्सोनेंट है, इसको अटैच करना है अल्क में। तो देखना पड़ेगा आपको, कल भी मैंने वॉवेल और कॉन्सोनेंट का चर्चा किया था। तो कॉन्सोनेंट लेटर को अटैच करेंगे जब, ये कॉन्सोनेंट लेटर को जब अटैच करेंगे तो पहले अल्क में ए लगा लेंगे, अल्क में ए जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको जोड़ते हैं। वॉवेल के साथ ऐसा बात नहीं है, वॉवेल के साथ ऐसा बात नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट वाले लेटर को अगर आप जोड़ते हैं, जैसे डी देखिए, टी देखिए, या और भी कॉन्सोनेंट आएगा, तब आप पहले अल्क में ए लगा लीजिएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि वॉवेल रहे तो आप कुछ नहीं कीजिए, लेकिन कॉन्सोनेंट से अगर शुरुआत हुआ है प्राइमरी सफिक्स का तो आप अल्क में पहले आप ए लगा लीजिए। मान लीजिए कि कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो कार्बन परमाणु की संख्या अगर 4 हुई तो आप लिखते हैं ब्यूट, आप लिखते हैं ब्यूट। आइए थोड़ा सा इस पे, अगर प्राइमरी सफिक्स एन या प्राइमरी सफिक्स इन, तो ये तो वॉवेल है, ए वॉवेल हो गया, ई वॉवेल हो गया, इसको इसके साथ जोड़िए। तो इसको जब आप इसके साथ जोड़िएगा तो ये तो वॉवेल है, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। ये ब्यूट है, इसको जोड़ेंगे, ये तो वॉवेल है, ये तो वॉवेल है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर आप एग्जाम्पल देखें कॉन्सोनेंट वाले किसी का, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट वाले का देखते हैं। मान लीजिए कि 2 गो ही रहता, डाई होता, 3 गो रहता, ट्राइन होता, ऐसे।
तो ये कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को इसके साथ जोड़ के देखिए, कॉन्सोनेंट को इसके साथ जोड़ के देखिए, ये तो वॉवेल था, कॉन्सोनेंट को इसके साथ, जैसे मान लीजिए ब्यूट, और ब्यूट में हम जोड़ेंगे डाइन, डाइन जोड़ रहे हैं, तो ये देखिए कॉन्सोनेंट हुआ। तो कॉन्सोनेंट जब रहेगा, जब इसमें जोड़ेंगे तब इसके अल्क में पहले ए लगा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ब्यूट में पहले ए लगाएंगे, ब्यूटा, अब उसके बाद इसमें जोड़ेंगे डाइन, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे डाइन। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर आप प्राइमरी सफिक्स को अल्क में जोड़ते हैं, अगर आप प्राइमरी सफिक्स को अल्क में जोड़ते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, नहीं तो स्पेलिंग मिस कर जाएगा। और अक्सर इस प्रकार की गलतियां बच्चे कर देते हैं। अल्क आप गौर से देखिए, प्राइमरी सफिक्स को आपको जोड़ना ही पड़ेगा, कितना भी छोटा कंपाउंड आप क्यों ना लिखें, कितना छोटा कंपाउंड क्यों ना लिखें, प्राइमरी सफिक्स आपको हर वक्त जोड़ना पड़ेगा। इसके बगैर नाम नहीं होता है अल्क, और प्राइमरी सफिक्स के बगैर। तो प्राइमरी सफिक्स अगर ए से शुरू हुआ है, ई से शुरू हुआ है, कहने का सेंस किसी वॉवेल से शुरू हुआ है, तो आप इसको बेफिक्र होकर के जोड़ दीजिए। बट अगर प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, तो आप उसको अल्क या वर्ड रूट में जोड़ने से पहले पहले आप उसमें ए लगा लें, उसके बाद उसको जोड़ें। तो यहाँ तक तो प्राइमरी सफिक्स का रूल है। सेकेंडरी सफिक्स को जब जोड़िएगा तो थोड़ा सा किन किन बातों पर, बिल्कुल थोड़ा सा चीज़ है, इसको गौर से देखिए। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि सेकेंडरी सफिक्स जुटेगा प्राइमरी सफिक्स में। अटैचमेंट है सबका सबके साथ कि अल्क में ये जुटेगा, कभी आगे पीछे ये नहीं होता है, ये इसमें जुटेगा, ये इसमें जुटेगा, एक दूसरे के साथ लिंकअप कि प्राइमरी सफिक्स में ही ये सेकेंडरी सफिक्स जुटेगा, सेकेंडरी सफिक्स कभी डायरेक्टली अल्क में नहीं जुटेगा। तो थोड़ा सा प्राइमरी सफिक्स पे फिर आइए। मान लीजिए ये एन है, इसका इन आपने पढ़ा, इसका आइन पढ़ा, तो जब जुटेगा तो इधर से जुटेगा, इधर से जुटेगा, इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स इधर से आके जुटेगा। तो जब सेकेंडरी सफिक्स इधर से आके जुटेगा तो मुलाकात होगा ई से, इसको बोलते हैं टर्मिनी ई। ये जो ई आप देख रहे हैं, ये जो ई आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनी ई। तो जब सेकेंडरी सफिक्स को यहाँ से हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या रूल है कि सेकेंडरी सफिक्स को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स इसका हम कुछ लेते हैं, मान लीजिए ऑल, यहाँ पर ऑल, तो ऑल वॉवेल से शुरू हुआ। इसी प्रकार से सेकेंडरी सफिक्स आपने बहुत सारे को देखा, कहीं पर अल देखा है तो ये अल हुआ, ये ऑल हुआ। और भी आप जाइए तो कहीं पर एमीन है, तो कहीं पर साइनाइड है, कहीं पर कुछ है, मान लीजिए कहीं पर नाइट्राइल। तो नाइट्राइल जब लेंगे तब तो ये एन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं तो ओइक है, ये भी तो वॉवेल हुआ, ये भी वॉवेल हुआ। तो जब इसको आप जोड़िएगा, ये वॉवेल वाले को आप इसमें जोड़िएगा, वॉवेल वाले को, तो आप इसके टर्मिनी ई को हटा दीजिए, इसके टर्मिनी ई को आप हटा दीजिए, जो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनी ई है वो हटा दीजिए। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एन, तो एन है तो ई आया लास्ट, और इधर सेकेंडरी सफिक्स हो गया अल्कोहल का, जैसे अभी आपने तुरंत देखा है अल्कोहल का हो गया ऑल। तो इसमें अगर ऑल जोड़ेंगे तो गौर कीजिए, ये इधर से जब जुटेगा तो ये ई हुआ और ये ओ हुआ, तो दोनों वॉवेल है, ये दोनों वॉवेल है। तब आपको इसके टर्मिनी ई को हटाना पड़ेगा, तब आपको इसके टर्मिनी ई को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ई ये हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि इन है, इन में भी ई आया, और इसके साथ मान लीजिए कि एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप अल को जोड़ना है, अल को जोड़ना है। तो देखिए ये वॉवेल और ये भी वॉवेल, वॉवेल को इसमें जोड़ेंगे, बस टर्मिनी को हटा देंगे, इन था अल जुटेगा, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वॉवेल वाला कोई भी चीज़ आप लेते, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एन लिख दिया, एन ही लिया, और आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के फंक्शनल ग्रुप को जोड़ रहे हैं।
देख लीजिए, फिर ये वॉवेल है और ये वॉवेल है, तो ये टर्मिनी को आपको हटाना पड़ेगा, वॉवेल जोड़िएगा। इसका मतलब है कि एन देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ओइक, इसका मतलब ई को हमने हटा दिया। तो ये आप सेकेंडरी सफिक्स को ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसका कॉन्सोनेंट से शुरू होता, अगर सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और कॉन्सोनेंट को इसमें हम जोड़ते प्राइमरी सफिक्स के लास्ट में, तब आपको इस ई को हटाने की आवश्यकता नहीं थी। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स को अगर इसमें अटैच करना है, सेकेंडरी सफिक्स को अगर प्राइमरी सफिक्स में अटैच करना है तो इसके टर्मिनी ई पर आप ध्यान रखें। सेकेंडरी सफिक्स में अगर वॉवेल है तो इसके टर्मिनी ई को हटा दें, और अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर इस ई को हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो गौर करेंगे कि इसमें और हमको प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में छोटा सा किस बात पर और ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी आपने गौर से सुना कि सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का नाम आया। तो फंक्शनल ग्रुप में आपने ऐसे देखा होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, एस्टर का है, COOR। तो इस प्रकार से ये जो कार्बन आया फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड है तो CN है, ये जो C आया, एल्डिहाइड है तो CHO है, ये जो C आया, कीटोन है तो CO है, ये जो C आया। गौर कीजिएगा कि जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जिस कार्बन को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ई अंडरलाइन कार्बन का पेरेंट चेन में काउंटिंग होता है, इसका आपको गिनना पड़ेगा वहाँ पर। अगर मान लीजिए कि एसिड एनहाइड्राइड आप CO.O.CO लिखते हैं तो इस कार्बन का गिनती होगा। COCl अभी आपने लिखा फंक्शनल ग्रुप में, इस कार्बन का काउंटिंग होगा। अतः आप ये निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पर जिस फंक्शनल ग्रुप में शुरू में कार्बन है, शुरू में जिसमें कार्बन है, जिस कार्बन को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, तो जब पेरेंट चेन आपको सिखाया जाएगा तो आप गिनती में मिस नहीं करना है आपको। इसका मतलब इस कार्बन का पेरेंट चेन में, इस कार्बन का पेरेंट चेन में जब गिनती आप कीजिएगा तो इसका गिनती होगा, इसका काउंटिंग होगा वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। तो जब छोटा से छोटा नाम भी आप सीखिएगा तो इन 3 चीज़ का, ये मत समझना है कि ये नाम पूरा हो गया, ये 3 चीज़ का भरपूर यूज होगा। और जब आप बड़ा नाम पढ़ने लगिएगा तो बड़ा नाम में आपको यहीं से इसके आगे प्रीफिक्स जुटेगा, और प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इस प्रकार के शब्द को आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तब आप बड़ा से बड़ा कंपाउंड का नाम सीख पाइएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप कम से कम सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स जो आपको लिखाया गया है उसको आप पढ़ें। तत्पश्चात हम इसके नाम को इन डिटेल पढ़ेंगे। नाम जब आपके बीच पढ़ाई होगा तो उसमें कॉमन नेम भी होगा, और कॉमन नेम के लिए आपको नॉर्मल, आइसो, नियो का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। इसी प्रकार से आर्थो, पैरा, मेटा, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप क्लास करते रहें, सेकेंड ईयर के हों या 10वीं के हों या इसके ऊपर क्लास के विद्यार्थी हों। बिल्कुल शुरुआती स्टेज से, अभी तक नाम का शुरुआत नहीं हुआ है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम लोग इसके नाम को पढ़ेंगे। धन्यवाद।